राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर अविनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में बच्चों एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 10 के सरल रेखाएं अर्थात स्ट्रेट लाइंस के 5वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले यह देखते हैं कि पिछले भाग में हमने मुख्यतः किन चीज़ों को पढ़ा था। तो बच्चों आप याद करिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था रेखा का दो बिंदु रूप। इसमें क्या हुआ था, हमने एक रेखा ली थी, रेखा पे दो बिंदु लिया था A x1 y1 और B x2 y2, और इस रेखा का समीकरण क्या निकाला था, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेखा का ढाल अंतःखंड रूप। ये समीकरण क्या था, y बराबर mx प्लस c, जहाँ m क्या था, रेखा की प्रवणता थी, और c क्या था, रेखा द्वारा y अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड था। इसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेखा का अंतःखंड रूप। इसका समीकरण क्या था, x बाई a धन y बाई b बराबर 1, जहाँ a क्या था, a रेखा द्वारा x अक्ष से कटा अंतःखंड था और b रेखा द्वारा y अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ होगा रेखा का लंब रूप अर्थात नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा का व्यापक समीकरण अर्थात जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और उसके बाद हम लोग रेखा के व्यापक रूप का विभिन्न रूपों में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे रेखा का लंब रूप अर्थात नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। यहाँ लिखा क्या है, माना किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण अल्फा है। हम पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये मूल बिंदु। मान लीजिए कि यह हमारी रेखा है जो x अक्ष को बिंदु A पर और y अक्ष को बिंदु B पर काट रही है। हमसे कहा जा रहा है कि रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। मूल बिंदु से रेखा पर लंब ड्रा कर देते हैं। मानते हैं कि यह लंब रेखा को बिंदु N पे काट रही है। लंब की लंबाई p कहा जा रहा है, तो हम इसको p कह देते हैं। चूँकि ON रेखा AB पे लंब है, इसलिए यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर हम त्रिभुज OAN में देखें तो ध्यान देंगे 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो OA हमारा कर्ण होगा। साथ ही हमसे कहा जा रहा है कि लंब x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बना रही है, तो यह हमारा कोण अल्फा दिया है। साथ ही अल्फा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और भुजा ON आधार हो जाएगा। तो हम त्रिभुज OAN में जरा हम cos अल्फा लेके देखते हैं क्या होता है। तो cos अल्फा कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ है ON, तो कितना हो जाएगा ON बटा कर्ण, कर्ण हो जाएगा OA। इसका मतलब OA कितना होगा, तो OA हो जाएगा P अपान cos अल्फा।
cos अल्फा को ऊपर करते हैं तो OA बराबर P sec अल्फा, इसको हम 1 कह देते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों, क्योंकि यह कोण AOB 90 डिग्री का है, इसमें कोण ये अल्फा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। साथ ही यह 180 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि इस त्रिभुज ONB में तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, यह कोण 90 डिग्री का है, तो इन कोण और इन कोण का योग आपका 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि यह कोण 90 माइनस अल्फा है, यह कोण कितना है, 90 माइनस अल्फा है, तो यह कोण आपका अल्फा डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम त्रिभुज ONB में देखें, त्रिभुज ONB में देखें तो ध्यान देंगे अल्फा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो ON हो जाएगा लंब, साथ ही OB कितना हो जाएगा कर्ण। तो हम इस त्रिभुज ONB में जरा साइन अल्फा लेके देखें क्या हो रहा है। तो साइन अल्फा कितना होगा, लंब बटा कर्ण यानी ON अपान OB। तो यहाँ से OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा P अपान साइन अल्फा। साइन अल्फा को अगर अंश में कर दें तो क्या मिलेगा, OB बराबर P कोसेक अल्फा। इसको हम 2 कर देते हैं। अब हम एक बात को ध्यान से देखें तो जो हमारी रेखाखंड AB दिख रहा है उसमें OA क्या है, OA रेखा द्वारा x अक्ष से कटा अंतखंड है। OB क्या दिख रहा है, OB रेखा द्वारा y अक्ष से कटा हुआ अंतखंड है। हम लोग रेखा का अंतखंड रूप पढ़ चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या, रेखा AB का समीकरण कितना होता है, x अपान x अक्ष पे अंतखंड, कितना है अंतखंड यहाँ पे OA, प्लस y अपान y अक्ष पे कटा अंतखंड कितना यहाँ पे है OB बराबर 1। दरअसल ये कौन सा फॉर्म है रेखा का, रेखा का अंतखंड रूप, जिसमें क्या होता है x बाई a धन y बाई b बराबर 1। हम अगर OA और OB का मान भर दें तो x अपान OA का मान कितना आया था P सेक अल्फा धन y अपान P कोसेक अल्फा, तो P कोसेक अल्फा बराबर 1। हम सेक अल्फा को लिख देंगे 1 बटे कास अल्फा, कोसेक अल्फा को लिख देंगे 1 बटे साइन अल्फा। कास अल्फा साइन अल्फा अंश में चले जाएंगे और P गुणा होके राइट साइड में चला जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए x कॉस अल्फा धन y साइन अल्फा बराबर P। बच्चों यही समीकरण रेखा का लंब रूप कहलाता है, जिसमें ध्यान देना है कि P क्या है, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, और अल्फा क्या है, लंब द्वारा x अक्ष के धन दिशा से बना हुआ कोण है। इसमें एक बात का ध्यान देना है कि हमने जो फिगर ड्रा किया है उसमें रेखा के अंतखंड AB को हमने पहले चतुर्थांश में दिखाया है। यह काम हमने अपने सुविधा के लिए किया है, लेकिन आप अगर चाहें तो इस फिगर को दूसरे, तीसरे या चौथे चतुर्थांश में भी बना सकते हैं। अब हम इस पर एक उदाहरण हल करते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है।
प्रश्न बच्चों एकदम स्पष्ट है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, ये हमारी रेखा है। रेखा पर मूल बिंदु से जो लंब डाला गया है वो P है। लंब द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण अल्फा है, ये बिंदु N है। प्रश्न में कह रहा है क्या कि P का मान कितना दिया है, 5 इकाई, और अल्फा का कितना मान दिया है, 30 डिग्री। स्पष्ट है कि यहाँ पर रेखा के लंब रूप की बात हो रही है। तो रेखा का लंब रूप कितना होता है, रेखा का लंब रूप कितना हमने पढ़ा अभी, एक्स cos अल्फा धन वाई साइन अल्फा बराबर P। दिस इम्प्लाई एक्स cos अल्फा यानी cos 30 डिग्री धन y साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री और बराबर P का मान हमने भर दिया 5। आगे बढ़ते हैं तो x cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 प्लस y साइन 30 डिग्री 1/2 बराबर 5। 2 का हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, कितना मिलेगा, √3x प्लस y बराबर 10। यही हमारी रेखा का समीकरण हुआ। बच्चों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं। आप जानते हैं कि एक अद्वितीय रेखा को खींचने के लिए हमें हमेशा 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर आप सिर्फ एक बिंदु लेंगे तो इस बिंदु से गुजरने वाली हजारों लाखों रेखाएं होंगी, लेकिन आप अगर सिर्फ एक रेखा की बात करेंगे या एक अद्वितीय रेखा की बात करेंगे तो आपको 2 बिंदु दिया होना चाहिए। इन 2 बिंदुओं को किसी स्केल या इस पटरी से मिला देंगे तो आपको सिर्फ एक रेखा प्राप्त होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि एक रेखा खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, अर्थात 2 प्रतिबंध चाहिए। हमने यहाँ रेखा के जितने रूपों को पढ़ा उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। हमने रूप कौन सा पढ़ा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। रेखा का 2 बिंदु रूप y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। रेखा का बिंदु ढाल रूप y बराबर mx प्लस c। रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप या ढाल अंतःखंड रूप x बाई a धन y बाई b बराबर 1। रेखा का अंतःखंड रूप x cos अल्फा धन y साइन अल्फा बराबर p। रेखा का लंब रूप। आप इन सारे रूपों को ध्यान से देखें तो 2 बिंदु रूप में 2 प्रतिबंध क्या दिया है, रेखा पर 2 बिंदु होना चाहिए। बिंदु ढाल रूप में क्या है, रेखा पर 1 बिंदु दिया गया है और रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल दिया गया है। y बराबर mx प्लस c। प्रवणता अंतःखंड रूप में प्रवणता दिया गया है, y अक्ष पे अंतःखंड दिया गया है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अंतःखंड रूप इसमें क्या दिया है, यहाँ भी 2 चीज़ें दी गई हैं, x अक्ष पे अंतःखंड a, y अक्ष पे अंतःखंड b। साथ ही नॉर्मल रूप यानी लंब रूप में क्या दिया गया है, अल्फा और p। अल्फा क्या है, लंब द्वारा x अक्ष के धन दिशा से बना कोण, और p क्या है, लंब की लंबाई।
इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रेखाओं के इन सभी रूपों में आपको हमेशा दो प्रतिबंध की जरूरत पड़ती है। आप जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे, तो आप प्रायः ये पाएंगे कि जितने क्वेश्चन दिए होंगे उसमें हमेशा दो प्रतिबंध आपको हमेशा मिलेंगे। अब हम रेखा के एक ऐसे रूप की बात करने जा रहे हैं जो इन सारी रेखाओं का व्यापक रूप होगा। उसे हम रेखा का व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा है रेखा का व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या लिखा है? समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं, जहां a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं है। बच्चों, इसका मतलब हुआ कि यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रेखा का व्यापक समीकरण है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह कहा जा रहा है कि a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। सोचिए, अगर a और b मैं दोनों एक साथ शून्य कर दूं तो क्या होगा? आपको मिलेगा यहाँ क्या? 0 प्लस c बराबर 0 यानी कि c बराबर 0। निश्चित तौर पे यह रेखा का समीकरण नहीं है, यह एक अचर है जिस अचर का मान शून्य हो गया है। तो एक बात स्पष्ट हो गया है क्या कि a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, अगर हम a बराबर शून्य करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है। क्या मिलेगा? 0 प्लस by प्लस c बराबर 0 यानी कि by बराबर माइनस c यानी कि y बराबर माइनस c बाई b। आप पहचानिए कौन सी रेखा है? y बराबर माइनस c बाई b। यह x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। देखिए कैसे? x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, y बराबर माइनस c बाई b। यही रेखा है y बराबर माइनस c बाई b। अगर माइनस c बाई b की वैल्यू धनात्मक होगी तो यह रेखा x अक्ष के ऊपर बनेगा। अगर माइनस c बाई b की वैल्यू ऋणात्मक होगी तो यह रेखा x अक्ष के नीचे बनेगा। साथ ही b और c का मान आप बदलते जाएंगे, नए नए वास्तविक संख्या रखते जाएंगे तो आपको एक रेखा नहीं बल्कि बहुत सारी रेखाएं मिल जाएंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि y बराबर माइनस c बाई b x अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाओं का समीकरण है, जिसमें एक रेखा नहीं बहुत सारी रेखाएं छुपी हुई हैं। इसी प्रकार से अगर हम केस 2 की बात करें और हम b का मान अगर शून्य कर दें तो देखिए क्या मिलेगा? ax प्लस शून्य बराबर माइनस c यानी x बराबर माइनस c बाई a। यह कैसी रेखा है? x बराबर माइनस c बाई a y अक्ष के समांतर एक रेखा है। कैसे? x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, यही रेखा हमारी है कितना? x बराबर माइनस c बाई a। अगर माइनस c बाई a की वैल्यू धनात्मक हो जाएगी तो यह रेखा y अक्ष के दाहिने साइड में यानी x अक्ष के धन दिशा में बनेगी। अगर माइनस c बाई a की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी तो यह रेखा x अक्ष के ऋण दिशा की तरफ बनेगा। साथ ही a और c के मान आप बदलते जाएंगे, आपको नई नई रेखाएं मिलती जाएंगी। वे सभी रेखाएं y अक्ष के समांतर बनेंगे। अर्थात x बराबर माइनस c बाई a y अक्ष के समांतर रेखाओं का एक समूह है, यानी कि एक परिवार है। अगली चीज बच्चों आपके यहाँ ये समझना है
कि हमने अभी इस बात की चर्चा की कि रेखा को खींचने के लिए, रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमें हमेशा दो प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या रेखा के व्यापक समीकरण में तीन प्रतिबंध हैं? ध्यान से देखिए, ए बी सी। यहाँ पे ध्यान देना है कि तीन प्रतिबंध नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हम सी का डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो कितना होगा? a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई प्लस 1 बराबर 0। हम a बाई सी को हम कैपिटल A कर लें तो ax, इसको कैपिटल B कर लें तो by प्लस 1 बराबर 0। जहाँ a बाई सी को कैपिटल A लिख दिया गया है और b बाई सी को कैपिटल B लिख दिया गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेखा के व्यापक समीकरण में भी दो ही प्रतिबंध दिखाई देता है। कौन कौन सा? एक a बाई सी और एक b बाई सी। इसके बाद बच्चों हम लोग रेखा के व्यापक समीकरण को विभिन्न रेखाओं में परिवर्तन करना सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखे क्या है? रेखा के व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर रेखा का व्यापक समीकरण कितना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमें पहले यह तैयार होना है कि रेखा का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। यानी हम इस रेखा को y बराबर mx प्लस c के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। देखिए कैसे? by बराबर माइनस ax माइनस c, यानी y बराबर माइनस a बाई बी एक्स और प्लस माइनस सी बाई बी। ध्यान से देखिए, y बराबर mx प्लस c रूप में यह रेखा बदल गई। यानी पूछा जाए कि इस रेखा की प्रवणता कितनी है तो कितना दिखाई देगा? m बराबर माइनस a बाई बी। पूछा जाए इस रेखा का y अक्ष पे अंतःखंड कितना होगा तो क्या दिखाई देगा? माइनस सी बाई बी। हम कह सकते हैं क्या? इसलिए रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता कितना दिख रहा है? माइनस a बाई बी। बढ़िया है बच्चों कि आप इसे याद भी कर लें। क्या याद करना है? कि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता कितना होगा? माइनस a बाई बी। साथ ही आप ये भी याद कर सकते हैं क्या? y अक्ष पर अंतःखंड कितना दिख रहा है आपको? माइनस सी बाई बी। अब हम इस पे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, रेखा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ढाल अंतःखंड के रूप में बदलिए। रेखा क्या लिखा है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2y बराबर माइनस 3x प्लस 12। 2 का हम दोनों पक्षों में भाग कर दें तो y बराबर माइनस 3/2 x प्लस 6 2। यही समीकरण दिए गई रेखा का ढाल अंतःखंड रूप हो जाएगा, जहाँ यम का कितना मान है? माइनस 3/2। यानी प्रवणता कितना है? तो माइनस 3/2। साथ ही c कितना है? c का मान है 6। यानी y अक्ष पे अंतःखंड कितना है? 6। आगे हम बढ़ें
रेखा के व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का अंतःखंड रूप में परिवर्तन, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। हम रेखा के व्यापक रूप को अंतःखंड रूप में बदलने जा रहे हैं। देखिए कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, हम क्या लिखने जा रहे हैं, तो ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। माइनस सी का हम दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, कितना होगा, ax अपान माइनस सी प्लस बी वाई अपान माइनस सी बराबर 1। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, x अपान माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपान माइनस सी बाई बी बराबर 1। बच्चों, यही रेखा का अंतःखंड रूप हुआ, जिसको कि हम लोगों ने व्यापक रूप को बदल के प्राप्त किया है। इस पर हम अब एक उदाहरण लगाते हैं। उदाहरण, रेखा 3x माइनस 3y बराबर 6 को अंतःखंड रूप में बदलिए। फोर एक्स माइनस 3y बराबर 6, 6 का हम दोनों पक्षों में भाग करते हैं, तो 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 बराबर 1, यानी x अपान 6 बाई 4 माइनस y अपान 2 बराबर 1, अर्थात x अपान 3 बाई 2 और प्लस y अपान माइनस 2 बराबर 1। यही रेखा का अंतःखंड रूप है। यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि x अक्ष पे अंतःखंड कितना है, तो 3/2, और y अक्ष पे अंतःखंड कितना है, ये लिखा है -2। एक बात यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि x अक्ष पे अंतःखंड धन दिशा की तरफ है और y अक्ष पे अंतःखंड ऋण दिशा की तरफ है। हम देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। x अक्ष, y अक्ष, ये मूल बिंदु। x अक्ष पे अंतःखंड 3/2, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 3/2 a। y अक्ष पे अंतःखंड -2, तो अगर ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा। इसको हम इससे मिला देंगे, यही हमारी रेखा है, ये बिंदु B है। a का निर्देशांक कितना होगा, तो 3/2, 0। b का निर्देशांक कितना होगा, तो 0, -2। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर है x अपान 3/2 प्लस y अपान -2 बराबर 1। इसके बाद बच्चों हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। आज का गृह कार्य हमारे सरल रेखा के 5वें भाग पर ही आधारित है। मुझे विश्वास है कि आप इन दोनों प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद बहुत जल्द हम लोग सरल रेखाओं के 6वें और अंतिम भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।